राइट। तो आज हम करने जा रहे हैं एग्जाम ओरिएंटेड जो इकोनॉमिक्स का बच्चों का पेपर है, दैट इज एचपी बोस बेसिकली। ठीक है, तो किस तरीके से आपको पेपर में क्वेश्चंस आएंगे और आपको किस तरीके से अटेम्प्ट करने हैं, आज हम वही सब कुछ करने जा रहे हैं। तो हम बेसिकली जो भी एग्जाम होगा उसी के ओरिएंटेड जो है वो स्टडी करने वाले हैं। ठीक है ना। तो जो एग्जाम ओरिएंटेड चीजें हैं हम सिर्फ वही चीजों को टारगेट करेंगे। ठीक है, तो इसके पहले 2 पार्ट्स और आ चुके हैं। ठीक है ना, 2 पार्ट्स आ चुके हैं, तो आपने वो जरूर देखने हैं। एंड दिस इज द फाइनल पार्ट जिसमें हम 2 पार्ट, आई थिंक 3 पार्ट्स में आ चुका है। ठीक है, तो अब हम उसके आगे चल रहे हैं कि प्रॉब्लम ऑफ डेफिशिएंट डिमांड और एक्सेस डिमांड किस तरीके से होती है और हम किस तरीके से इसको कंट्रोल कर सकते हैं। राइट। तो बेसिकली हमने एग्रीगेट डिमांड कर ली थी। एग्रीगेट डिमांड बेसिकली जब डिमांड बहुत ज्यादा हो मार्केट में, ठीक है ना, और हमने एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई का इक्विलिब्रियम भी कर लिया था। ठीक है ना, दिस इज व्हाट, दिस इज फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। कांसेनियन फ्रेमवर्क से हमने कर लिया था ये। राइट। तो अगर ये मेरी एग्रीगेट डिमांड है तो ये मेरे पास फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम है, और अगर ये नीचे से जा रहा है, ठीक है ना, यहां से कट कर रहा है, ठीक है, तो ये मेरा क्या है, डेफिशिएंट डिमांड। ये मेरा है डेफिशिएंट डिमांड। और इसी तरीके से अगर मैं इधर एग्रीगेट डिमांड और इधर एम्प्लॉयमेंट वगैरह लिख दूं, अगर इसी तरीके से मुझे बनाना हो ओवर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, तो ओवर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम किस तरीके से बनेगा, ठीक है ना, यहां से तो फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम है। राइट। इसके ऊपर ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ओवर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। ठीक है ना। तो इस तरीके से हम अंडर एम्प्लॉयमेंट विच मींस डेफिशिएंट डिमांड और ओवर एम्प्लॉयमेंट दैट इज एक्सेस डिमांड, इस तरीके से हम बना सकते हैं। ठीक है ना, ओवर एम्प्लॉयमेंट, और जो बीच से कटता है बिल्कुल दैट इज फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो बेसिकली डेफिशिएंट डिमांड और एक्सेस डिमांड दोनों ही किसी भी इकोनॉमी के लिए अच्छे नहीं होते। ठीक है ना, बट एक्सेस डिमांड से क्या होता है, इन्फ्लेशन होता है, प्राइस राइजिंग होती है। ठीक है, और प्राइस राइजिंग की वजह से जो फ्यूचर में जो डेवलपमेंट होती है किसी भी नेशन की वो ज्यादा अच्छी होती है, स्ट्रॉन्ग होती है। तो एक स्लाइटली इन्फ्लेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी डेवलपिंग नेशन। ठीक है ना, एक हल्का सा स्लाइट इन्फ्लेशन मस्ट बी देयर। ठीक है ना, फॉर डेवलपमेंट पर्पस। ठीक है ना, तो बेसिकली किस तरीके से हम ठीक कर सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं डेफिशिएंट और एक्सेस डिमांड को। तो अभी कुछ एक चीजें आपको पहले भी पता होनी चाहिए, मैं बता देता हूँ। अगर आपको पेपर में क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड कौन सी अच्छी होती है, तो आपने इस तरीके से फ्रेम करना आंसर अपना कि एक्सेस डिमांड हो चाहे डेफिशिएंट डिमांड हो, दोनों ही किसी भी इकोनॉमी के लिए अच्छे नहीं होते। बट इफ वी हैव टू चूज बिटवीन द टू, तो एक स्लाइट इन्फ्लेशन, ठीक है ना, एक्सेस डिमांड की वजह से क्या होता है, इन्फ्लेशन होता है। तो इन्फ्लेशन किसी भी डेवलपिंग नेशन के लिए ठीक होता है, बट एक निश्चित मात्रा में। ठीक है ना, जिससे बेसिकली डेवलपमेंट होता है, क्योंकि जब चीजें बढ़ती हैं तो प्रोड्यूसर क्या जो प्रॉफिट है वो बढ़ता है। ठीक है ना, गुड्स एंड सर्विसेज ज्यादा बनती है और वो देश जो है वो ग्रोइंग स्टेज पे और आगे जाता है। राइट। तो करेक्ट कैसे कर सकते हैं डेफिशिएंट डिमांड और एक्सेस डिमांड को, एक तो है फिजिकल तरीका, दैट इज गवर्नमेंट। ठीक है ना, गवर्नमेंट क्या क्या कर सकती है, पब्लिक और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को इंक्रीज कर सकती है। ठीक है ना, ये है फिजिकल पॉलिसी। ठीक है ना, विच लाइज विद द हैंड ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है ना, पब्लिक एक्सपेंडिचर और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को करके। दूसरा मॉनेटरी सप्लाई। ठीक है ना, मॉनेटरी सप्लाई, ठीक है ना, किसके हाथ में होती है, ये होती है आरबीआई के हाथ में, कि बेसिकली किस तरीके से मनी सप्लाई को कंट्रोल करना है। ठीक है ना, इसका मतलब क्या है, मनी सप्लाई। बेसिकली क्या होता है, आरबीआई किस तरीके से कॉमर्शियल बैंक के साथ डील करता है और कॉमर्शियल बैंक आगे किस तरीके से पब्लिक से डील करता है, उसकी सप्लाई को हम कहते हैं मनी सप्लाई। ठीक है ना, जो अक्रॉस द नेशन जो है वो चेंज होती रहती है, बाय मंथली पॉलिसी करके आरबीआई लेके आता रहता है। राइट। तो ये हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है ना, फिजिकल पॉलिसी में कौन कौन सी चीजें आती है, फिजिकल पॉलिसी में आती है पब्लिक वर्क्स, मतलब लोगों पे किए जाने वाला खर्चा। ठीक है, पब्लिक वेलफेयर, सेम चीज डिफेंस है, सब्सिडीज है, मेरे को इनको ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। तो फिजिकल पॉलिसी में बेसिकली गवर्नमेंट कहाँ कहाँ एक्सपेंडिचर करती है, पब्लिक वर्क्स में, पब्लिक के वेलफेयर में, डिफेंस में, या फिर सब्सिडीज देने में। राइट। तो ये है एक्सपेंडिचर करने का तरीका गवर्नमेंट का। और उसे फाइनेंस, ये सारी चीजों को फाइनेंस करने के लिए गवर्नमेंट कैसे पैसा अरेंज करती है, टैक्सेस से,
पब्लिक बोरोइंग और डेट, पब्लिक डेट और बोरोइंग भी कह सकते हैं आप इसको, बेसिकली लोगों से डेट, मार्केट से डेट को उठाना, ठीक है। डेफिसिट फाइनेंसिंग, डेफिसिट फाइनेंसिंग मतलब क्या होता है? डेफिसिट फाइनेंसिंग का मतलब होता है जब मेरे एक्सपेंडिचर ज्यादा हो, मेरी इनकम कम हो, तब बेसिकली ज्यादा नोट इशू करवाए जाते हैं, इशू मोर करेंसी, इशू नोट्स, ठीक है ना। तो इस तरीके से इशूइंग मोर करेंसी करवाई जाती है इन ऑर्डर टू मीट बजट डेफिसिट। बजट डेफिसिट मींस जब एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा है और इनकम कम है, ठीक है ना। तो फिस्कल पॉलिसी इस तरीके से जो है वो बनाती है सरकार, ठीक है ना, जिसमें गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बेसिकली ये चीजें हैं और इस तरीके को किस तरीके से मैनेज किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल दीज टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर इज हाउ टू बी मेंटेन बाय द गवर्नमेंट थ्रू द फॉर्म ऑफ टैक्सेस, पब्लिक बोरोइंग, डेट और डेफिसिट फाइनेंसिंग, ठीक है। और डेफिसिट फाइनेंसिंग पेपर में बहुत बार आया भी हुआ है, ठीक है। डेफिसिट फाइनेंसिंग मतलब कि जो मेरे पास एक्सपेंडिचर ज्यादा है उसको किस तरीके से अरेंज करना है, करेंसी लेके या तो फिर एक्सटर्नल डेट लेके। मॉनेटरी पॉलिसी, इट इज द टाइप ऑफ वीवीआईपी टाइप क्वेश्चन जो एग्जाम्स में हमेशा आता ही है। मॉनेटरी पॉलिसी दो तरीके से कंट्रोल होती है, एक है क्वांटिटेटिव, एक है क्वालिटेटिव, ठीक है ना। मॉनेटरी पॉलिसी कौन कंट्रोल करता है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसे हम द सेंट्रल बैंक भी कहते हैं, राइट। तो बेसिकली मॉनेटरी पॉलिसी किस तरीके से इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन को कंट्रोल करती है, ठीक है ना। डिफ्लेशन और इन्फ्लेशन, ठीक है ना, ये दो सिचुएशन है और कंट्री में किसी में भी, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन, ठीक है ना। तो डिफ्लेशन इज सिचुएशन ऑफ प्राइस डिक्रीजिंग, जहां चीजें बहुत ही सस्ती हो जाती हैं, और इन्फ्लेशन इज सिचुएशन ऑफ प्राइस राइजिंग, जहां पे चीजें जो है वो महंगी बिकती हैं, ठीक है ना। तो इन्फ्लेशन भी कई टाइप का होता है, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, डिमांड पुल इन्फ्लेशन, तो हम उसमें नहीं जाएंगे अभी। तो इन्फ्लेशन का मतलब है चीजों के दाम बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आरबीआई उसे किस तरीके से कंट्रोल कर सकता है? मॉनेटरी पॉलिसी क्या है? तो सबसे पहली है, इससे पहले जो हमने पढ़ा दैट इज फिस्कल पॉलिसी, दैट इज गवर्नमेंट, वो गवर्नमेंट के मेजर्स हैं। ये जो मॉनेटरी पॉलिसी है दैट इज अ सब्जेक्ट ऑफ आरबीआई, ठीक है। तो बैंक रेट, बैंक रेट इज दैट रेट जिसमें आरबीआई बैंक्स को लोन ऑफर करता है, ठीक है ना। आपको याद रखना है आरबीआई जो है वो लोन प्रोवाइड करता है बैंक्स को, और बैंक्स किसको आगे प्रोवाइड करते हैं? पब्लिक को, राइट। और अगर मान लो कि आरबीआई ने सस्ते रेट पे बैंक को लोन दिया, तो बैंक भी आगे सस्ते रेट पे लोन देगा पब्लिक को, राइट। और पब्लिक जो है वो लोन उठा के डिमांड क्रिएट करेगी मार्केट में, तो जो बेसिकली डिमांड हो रही है वो कम हो जाए, बढ़ जाएगी एकदम से, ठीक है ना। कब बढ़ेगी? जब आरबीआई जो है वो लोन देगा कम इंटरेस्ट रेट्स पे, ठीक है ना। तो इस तरीके से बैंक रेट के थ्रू आरबीआई इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन को कंट्रोल कर सकता है। अगर इन्फ्लेशन की सिचुएशन है, डिमांड बहुत ज्यादा है, तो आरबीआई इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देगा, जिससे बैंक को पैसा जल्दी लौटाना पड़ेगा आरबीआई को इन ऑर्डर टू मीट द इंटरेस्ट इनकम, ठीक है ना। तो पब्लिक भी वापस करेगी पैसा, क्योंकि बैंक भी इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देंगे। पब्लिक जो पैसा मार्केट में भेज रही है वो कहां भेजना शुरू कर देगी? बैंक को, और बैंक से कहां पहुंच जाएगा पैसा? आरबीआई के पास। और जो मार्केट में इन्फ्लेशन क्रिएट हो रहा था वो कम होना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। सो दिस इज बैंक रेट, राइट। नेक्स्ट इज ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ओपन मार्केट ऑपरेशंस मतलब सिक्योरिटीज, आरबीआई अपनी सिक्योरिटीज के साथ डील करता है। आरबीआई की सिक्योरिटीज जो है वो सबसे सेफेस्ट मानी जाती है। और अगर ये देख रहा है आरबीआई कि बेसिकली मार्केट में बहुत ज्यादा पैसा जो है वो लोगों के पास है और खर्च रहे हैं, जिसकी वजह से जो डिमांड पुल इन्फ्लेशन है, मतलब डिमांड की वजह से इन्फ्लेशन हो रहा है, चीजों के दाम बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आरबीआई क्या करेगा? अपनी सिक्योरिटीज जो है ऑफर कर देगा मार्केट में, जिसकी वजह से लोग जो है वो आरबीआई की सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर देंगे। दिस इज ऑल्सो नोन एज ओपन मार्केट ऑपरेशन, ठीक है ना। तो इसे कहते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशंस। नेक्स्ट इज सीआरआर, इसे हम कहते हैं कैश रिजर्व रेशो। कैश रिजर्व रेशो मतलब क्या है? कैश रिजर्व रेशो मींस आरबीआई कोई भी नया बैंक बनता है तो उसका कुछ अमाउंट अपने पास डिपॉजिट रखता है, कैश रिजर्व रखता है, ठीक है ना। किसका? बैंक्स का। तो बैंक्स जो भी बैंकिंग बिजनेस करते हैं हमारे देश में, उनका कुछ ना कुछ कैपिटल जो है वो आरबीआई के पास पड़ा होता है, ठीक है ना। तो जब इन्फ्लेशन होगा तब आरबीआई क्या करेगा? सीआरआर को इंक्रीज कर देगा। इससे क्या होगा? बैंकों को ज्यादा से ज्यादा अपना कैश किसके पास डिपॉजिट कराना पड़ेगा? आरबीआई के पास। तो बैंक जो पैसा मार्केट में भेजेगा अब वो नहीं भेज पाएगा, क्योंकि वो पैसा कहां पहुंच जाएगा? आरबीआई के पास। याद रखना है बैंकों की सबसे बड़ी इनकम क्या होती है? जो मार्केट में बैंक जो है वो पैसा भेजते हैं, वो बैंकों की सबसे ज्यादा इनकम होती है। क्योंकि जब बैंक लोन ऑफर करते हैं तो लोन से क्या होता है? इंटरेस्ट कमाया जाता है, और इंटरेस्ट से इंटरेस्ट इनकम बैंक जो है वो क्रिएट कर पाता है, ठीक है ना। बैंकों की सबसे बड़ी इनकम होती है इंटरेस्ट इनकम, जो बैंक लोन वगैरह देके प्रोवाइड कर सकते हैं।
सो ऑलवेज रिमेंबर कैश रिजर्व रेशियो इज दैट अमाउंट विच इज हेल्ड बाय द आरबीआई, ठीक है ना। बेसिकली ये वो अमाउंट है जो आरबीआई बाकी बैंकों का अपने पास रखता है, ठीक है ना, कैश रिजर्व रखता है। एसएलआर इट इज स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, इसे हम लिक्विड रेशियोज भी कहते हैं। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियोज का मतलब क्या है, आरबीआई बैंक्स को कहता है कि आपको अपने पास इतना पैसा लिक्विडिटी का मेंटेन करना है, यू हैव टू मेंटेन इन योर हैंड दिस अमाउंट ऑफ लिक्विडिटी फंड्स, ठीक है ना, टू मेंटेन वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। वर्किंग कैपिटल को मैनेज करने के लिए आपको अपने पास इतना पैसा जो है वो मेंटेन करना पड़ेगा। ये कौन बताता है, आरबीआई बताता है बैंक्स को, दैट यू हैव टू मेंटेन दिस मच अमाउंट ऑफ कैपिटल इन योर हैंड, ठीक है ना। दिस इज व्हाट, दिस इज एसएलआर। तो एसएलआर जो है वो आरबीआई बताता है। जैसे फॉर एग्जांपल 100 करोड़ है बैंक के पास, तो बैंक आरबीआई क्या बोलेगा, अगर इन्फ्लेशन है कि आपको अपने पास जो है वो इतना मिनिमम अमाउंट, जैसे 40 करोड़ जो है वो अपने अपने पास रखना ही पड़ेगा। दैट टर्म्ड एज एसएलआर, इसे हम कहते हैं स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। इसे हम कहते हैं स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, जो पैसा बैंक अपने पास अपनी वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के लिए रखता है, ठीक है ना, दैट टर्म्ड एज एसएलआर। अब हम चलते हैं क्वालिटेटिव, ठीक है। ये जो क्वांटिटेटिव मेजर्स हैं, ये वो एक्शंस हैं जो आरबीआई डायरेक्टली ओवररूल करता है किसके ऊपर, बैंक्स के ऊपर। नाउ क्वालिटेटिव मेजर्स आर दैट टाइप ऑफ थिंग्स, ठीक है ना, जो आरबीआई की तरफ से सजेशंस होते हैं, ठीक है ना, दैट दीज आर द सजेशंस दैट यू हैव टू मेंटेन। जैसे मार्जिनल रिक्वायरमेंट ऑफ लोन, आपको अपनी डेट इक्विटी रेशियो मेंटेन रखनी है, ठीक है ना, आपके पास डेट इतना होना चाहिए, इक्विटी इतना होना चाहिए, कैपिटल मार्जिनल रिक्वायरमेंट भी कहते हैं इसको, ठीक है ना। क्रेडिट राशनिंग, ठीक है। क्रेडिट राशनिंग का मतलब क्या होता है कि जब भी आप क्रेडिट बांटो तो आपके पास एक बेसिकली क्रेडिट कोटा होना चाहिए कि बेसिकली इस अमाउंट से इतना पैसा इस चीज के लिए आप ले सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी को वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट करना है, अपने कंपनी का वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, तो लेट्स से कि उसकी 10 लाख की कैप्स है, ठीक है ना, कि 10 लाख रुपया ही वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के लिए आप उधार ले सकते हो, ठीक है ना। और अगर बेसिकली नया बिजनेस वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के लिए कोई बिजनेस कोई नया प्लान बनाने जा रहा है, तो उसका कोटा बेसिकली इतना है, आप इतने अमाउंट तक लोन ले सकते हो, राइट। सो दैट इज क्रेडिट राशनिंग, ठीक है ना। मतलब क्या है इसका, कि अफोर्डेबल रेट पे क्रेडिट किस तरीके से जो है वो मेंटेन किया जा सकता है। राशनिंग मींस सबसे अफोर्डेबल, ठीक है ना। अफोर्डेबल मींस कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे जब क्रेडिट जो है वो प्रोवाइड कराया जा सके, इसे हम कहते हैं क्रेडिट राशनिंग। डायरेक्ट एक्शंस टेकन बाय आरबीआई, आरबीआई डायरेक्ट एक्शंस लेता है ऑफ कमर्शियल बैंक्स के अगेंस्ट। अगर कोई भी बात आरबीआई जो है वो बाय मंथली पॉलिसी में कहता है और उस बात को कोई भी कमर्शियल बैंक नहीं मानता, तो आरबीआई उसके अगेंस्ट डायरेक्ट एक्शन लेता है। मतलब सबसे पहले तो वार्निंग इशू करी जाएगी, ठीक है। अगर वो वार्निंग नहीं मानते तो फिर उसके अगेंस्ट फाइन और पेनल्टीज जो है वो लगाई जाती हैं, ठीक है ना, अगर बैंकिंग कोई भी कमर्शियल बैंक जो है वो आरबीआई की बात नहीं मानता। देयर कम्स मॉरल सुएशन, मॉरल सुएशन का मतलब बेसिकली क्या होता है कि आरबीआई टाइम टू टाइम सजेशन देता है कि आपको ये वाली चीजें फॉलो कर लेनी चाहिए, ठीक है ना। इट इज अ टाइप ऑफ एडवर्टाइजमेंट सजेशंस व्हिच इज गिवन बाय आरबीआई टू कमर्शियल बैंक्स ओवर द गिवन पीरियड ऑफ टाइम, राइट। तो ये थे मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है ना। और मॉनेटरी पॉलिसी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है ये, ठीक है, आपने बिल्कुल अच्छे से याद करके जाना है, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर, दैट इज मनी, ठीक है ना। तो मनी इतना डिफिकल्ट चैप्टर नहीं है, आपको पता होना चाहिए कि मनी होती क्या है। बेसिकली इट इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। और मनी के पहले क्या चीज थी, दैट इज बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम का मतलब क्या होता है, जब गुड्स के एक्सचेंज में, ठीक है ना, गुड्स का यूज किया जाए, ठीक है ना। बट इसकी भी कुछ कमियां थी, ड्रॉबैक्स ऑफ बार्टर सिस्टम। इट इज द वे मोर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इटसेल्फ, ये भी पेपर में बहुत बार आया हुआ है। डिफिकल्टी ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, इसका मतलब क्या है कि आपको एक व्यक्ति को अगर एक चीज की जरूरत है तो दूसरे व्यक्ति को दूसरी चीज की जरूरत होनी चाहिए, तब बार्टर सिस्टम जो है वो काम करेगा। अगर डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स नहीं होंगी, मतलब इसकी भी वांट हो इसकी भी वांट हो, जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक रियल एक्सचेंज ऑफ वैल्यू नहीं हो पाती थी। इसी इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये था। नेक्स्ट इज लैक ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू। बेसिकली जो कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू है वो तो हो ही नहीं पाता था। फ्यूचर पेमेंट और डेफर्ड पेमेंट, फ्यूचर मतलब फ्यूचर के लिए पेमेंट और पुरानी को पेमेंट जो है वो बार्टर सिस्टम से करी नहीं जा पाती थी अच्छे से। स्टोर ऑफ वैल्यू, हम गुड्स को एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू नहीं रख पाते थे, क्योंकि गुड्स भी जो है वो पेरिशेबल नेचर की है, कुछ टाइम के बाद खराब हो जाती थी। बट मनी से ये प्रॉब्लम हट गई।
डिफिकल्टी ऑफ ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, डिफिकल्टी ऑफ ट्रांसफर ऑफ वैल्यू तो होगा ही जब बेसिकली एक व्यक्ति जिसको वो चीज देनी है और दूसरे व्यक्ति को वो चीज खरीदनी नहीं है, तो डिफिकल्टी होगी ना ट्रांसफर ऑफ वैल्यू में, ठीक है ना। तो ये सारी ड्रॉबैक्स थी बार्टर सिस्टम में, ठीक है। और फिर उसके बाद ये मनी आई, मनी से ये सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो गई। मनी को हम क्या कहते हैं, करेंसी प्लस डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट्स में क्या आता है आपका, फिक्स डिपॉजिट, करंट डिपॉजिट्स, ठीक है ना, रिकरिंग डिपॉजिट्स, ठीक है ना, सेविंग्स, ठीक है ना। डिमांड डिपॉजिट से आपका ये सब कुछ आ जाता है। वह नैरो कंसेप्ट, नैरो कंसेप्ट का मतलब क्या है कि हम छोटे टाइम में पैसे को मानते क्या है, मनी को क्या मानते हैं। लेट्स से कि आपके पास कुछ कैश पड़ा हुआ है, कैश, और आपके पास कुछ सेविंग्स हैं, आप उसी को मनी कहेंगे, यस। सो दिस इज नैरो कंसेप्ट। ब्रॉड कंसेप्ट में आपकी नेटवर्थ, नेटवर्थ देखी जाती है, मतलब आपकी टोटल एसेट्स कितने हैं, मूवेबल एसेट्स कितने हैं, मूवेबल एसेट्स कितने हैं, कौन से एसेट ऐसे हैं जो मनी में कन्वर्ट हो सकते हैं, वो सारा नेटवर्थ देखा जाता है आपका, ठीक है ना। दैट इज अ ब्रॉड मनी कंसेप्ट, ठीक है ना। तो टाइप्स क्या है, फुल बॉडेड मनी। फुल बॉडेड मनी मतलब जिसकी रियल एक्सचेंज हो। रियल एक्सचेंज का मतलब जैसे एक चांदी का एक कॉइन है, ठीक है, उस कॉइन की वैल्यू ही उतनी है, अगर मार्केट में बेचेंगे तब भी उतने पैसे मिलेंगे, ठीक है ना। तो वो रियल एक्सचेंज में है, ठीक है ना। रिप्रेजेंटेटिव का मतलब क्या है कि वो तो कागज है, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल ये तो रियल है, चांदी का है, ठीक है, किसी भी कंट्री में बेचेंगे बिक ही जाएगा, ठीक है ना। बट अगर पेपर है, ठीक है ना, तो वो रिप्रेजेंटेटिव है इसका, ठीक है ना। सो पेपर इज व्हाट, इट इज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दिस मनी। क्रेडिट मनी, मनी वैल्यू मोर देन, अब जैसे आपके पास क्रेडिट कार्ड हो, ठीक है, क्रेडिट कार्ड पे आप, डेबिट कार्ड अगर हो तो डेबिट कार्ड पे आप क्या कर सकते हैं, जितने पैसे अकाउंट में उतने निकलवा सकते हैं, राइट। बट अगर क्रेडिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है आपके पास, तो आपके पास आप लिमिट से ज्यादा पैसे जो है वो विड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है ना। तो उसे हम कहते हैं क्रेडिट मनी। करेंसी मनी, कॉइन्स एंड नोट्स दोनों को मिला के वो करेंसी मनी बनती है। बैंक मनी, लोन्स बाय बैंक, ठीक है ना, एडवांसेस, लोन्स, ये सारे जो है वो उसे हम क्या कह देते हैं, बैंक मनी। तो मनी भी आपका क्लियर हो गया। अब चलते हैं हम फंक्शंस ऑफ मनी। सो सबसे पहला फंक्शन ऑफ मनी इज प्राइमरी। प्राइमरी फंक्शन ऑफ मनी, तो सबसे पहला फंक्शन ही क्या है कि ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। हम मनी के रिस्पेक्ट में किसी भी चीज को एक्सचेंज कर सकते हैं, यस, मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। मेजर ऑफ वैल्यू, यूनिट ऑफ वैल्यू। मेजर ऑफ वैल्यू का मतलब क्या है कि हम इसे मेजर कर सकते हैं, ठीक है, और हम इसे रख भी सकते हैं, ठीक है ना। मेजर ऑफ वैल्यू और यूनिट ऑफ वैल्यू, किसी भी चीज में हम इसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। दैट इज द प्राइमरी फंक्शंस ऑफ मनी। सेकेंडरी मींस स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स, मतलब आपने कोई पास्ट में लोन ले रखा है, पास्ट का आपका लोन जो है वो भी रिकवर किससे हो जाएगा, जो अभी आज के टाइम पे आपके पास पैसा है उससे आप पास्ट का लोन भी चुकता कर सकते हैं। दैट इज स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स। स्टोर ऑफ वैल्यू, आप पैसे को बहुत ज्यादा स्टोर करके रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, और ट्रांसफर भी कर सकते हो अपनी वैल्यू किसी और के अकाउंट में या किसी और की वैल्यू के रिस्पेक्ट में, ठीक है ना। सो दिस इज सेकेंडरी फंक्शंस ऑफ मनी। नाउ लेट अस टॉक अबाउट कंटीजेंट फंक्शंस ऑफ मनी। कंटीजेंट फंक्शंस में क्या क्या हो जाता है, बेसिस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन। बेसिस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन मतलब आपके पास 50 लाख रुपए पड़े हुए हैं, ठीक है ना, आप 50 लाख रुपए नहीं छेड़ेंगे, आपको बैंक आराम से 20 लाख रुपए और दे देगा, ठीक है ना। दिस इज व्हाट, दिस इज टाइप ऑफ लोन। आपने अपनी सेविंग्स नहीं खर्चा करी, सेविंग्स ना खर्चा करने पर आपको लोन भी मिल गया, ठीक है, अगेन 20 लाख का, क्योंकि ये 50 लाख भी किसके पास पड़े हुए हैं, बैंक के पास पड़े हुए हैं। तो बैंक आपकी एफडी पर आपको लोन दे देगा, ठीक है ना। ये क्रेडिट क्रिएशन का काम करता है, ठीक है ना। मनी क्रेडिट क्रिएशन का काम करता है। मेजरमेंट ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। नाउ इट, व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब है कि जितना ज्यादा आप स्टोर करो उतनी ज्यादा आपको सेटिस्फेक्शन मिलती है। एंड मनी में हम क्या कंक्लूड करते हैं, नेशनल इनकम, ठीक है। नेशनल इनकम हम किस में कैलकुलेट करते हैं, मनी में ही करते हैं, ठीक है। सो बेसिकली दीज आर द फंक्शंस ऑफ मनी। पेपर में बहुत ही बार आया हुआ है, सो इट इज ऑल्सो वीवीआईपी कैटेगरी क्वेश्चन, ठीक है ना। तो ध्यान से आपने करना है ये भी। नेक्स्ट इज बैंकिंग, कमर्शियल बैंक्स एंड सेंट्रल बैंक, द वे मोर इंपॉर्टेंट चैप्टर। बैंकिंग में कमर्शियल बैंक्स एंड द सेंट्रल बैंक। कमर्शियल बैंक इज बेसिकली व्हाट दैट डील्स विद द पब्लिक डायरेक्टली, जो पब्लिक के साथ डायरेक्टली डील करते हैं वो है कमर्शियल बैंक्स। और बैंकों का भी बैंक क्या है, आर सेंट्रल बैंक, ठीक है ना। सेंट्रल बैंक क्या है, बैंकों का भी बैंक है, ठीक है ना। तो बेसिकली बैंक क्या करते हैं, आपकी सेविंग्स, सबसे पहला प्राइमरी काम क्या है, आपकी सेविंग्स रखते हैं, ठीक है ना। एक्सेप्ट एंड डिपॉजिट, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, आरडी अकाउंट। करंट अकाउंट इज बेसिकली बिजनेस पर्पसेस, जिसमें इंटरेस्ट वगैरह बहुत ही कम मिनिमल रेट पे मिलता है, आप जितना मर्जी विड्रॉ करो, जितना मर्जी आप सेव करो, ठीक है ना, वो करंट अकाउंट में आता है।
सेविंग में आप महीने में कुछ एक पैसा जो है वो डाल के सेव कर सकते हैं, इस पे आपको 3 से 4% इंटरेस्ट मिलता है आज के टाइम पे। और रिकरिंग डिपॉजिट सेम अमाउंट आप बहुत ही मतलब जैसे हर महीने आप 5,000 रुपए डिपॉजिट करा सकते हो, दैट इज आरडी। एंड उसके बाद एफडी मतलब फिक्स डिपॉजिट अमाउंट, मतलब आप 1 साल के लिए, 5 साल के लिए या 3 साल के लिए पैसा जो है वो फिक्स रखते हैं बैंक अकाउंट में। तो दीज आर द टाइप्स ऑफ डिपॉजिट्स दैट बैंक हैड। तो प्राइमरी फंक्शन क्या है कि सेविंग्स जो है वो बैंक्स अपने पास रखता है, ये प्राइमरी फंक्शन है। सेकेंडरी सॉरी इसी में क्या आता है बेसिकली कि नेक्स्ट आपको लोन्स वगैरह प्रोवाइड करे जाते हैं। लोन्स मतलब आपको क्रेडिट प्रोवाइड करा जाता है, क्रेडिट फैसिलिटी आपको प्रोवाइड की जाती है। क्रैश क्रेडिट हो, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी हो, डिमांड लोन्स, डिमांड मतलब आपने खुद मांगे हो, शॉर्ट टर्म लोन्स हो, अपनी वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के लिए हो, ठीक है ना। तो ये सारे लोन्स वगैरह आपको बैंक जो है वो प्रोवाइड करता है। सेकेंडरी फंक्शंस में क्या आ जाता है, एजेंसी फंक्शन। लेट्स से कि आपने अपनी कार बेचनी है, कार बेचने के लिए आपके पास कैपिटल नहीं है, तो वहां पे बैंक आपके पास आ जाएगा और बैंक जो है वो एज ए एजेंट काम करेगा, ठीक है ना। सो दीज आर टाइप ऑफ एजेंसी फंक्शंस दैट बैंक कैन परफॉर्म ऑन बिहाफ ऑफ इट्स कस्टमर। और आपको बहुत सारी अवेलेबिलिटीज फैसिलिटीज वगैरह भी दी जाती है बैंक के थ्रू, जैसे लॉकर फैसिलिटी दी जाती है जिसमें आप अपना कीमती सामान रख सकते हैं और उसके बहुत ही मिनिमम एनुअल चार्जेस होते हैं, ठीक है ना। सो दैट इज मिनिमम एनुअल चार्जेस विच इज derived by the बैंक, ठीक है ना, फॉर द सर्विसेज दैट रेंडर्स टू द कस्टमर्स, राइट। तो बैंकिंग में हमने फंक्शंस कर लिए कमर्शियल बैंक के। अब हम चलते हैं नेक्स्ट चीज के ऊपर, दैट इज कमर्शियल बैंक्स कितने टाइप के होते हैं, ठीक है ना। तो बेसिकली पेपर में ज्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट तो नहीं है ये, बट स्टिल आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। शेड्यूल बेसिकली एक लिस्ट बनाई गई थी जब बैंकिंग को गवर्नमेंट किया गया था, ठीक है ना। तो शेड्यूल लिस्ट में पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक और फॉरेन बैंक्स शेड्यूल लिस्ट में ऐड किए गए थे ये, ठीक है ना। तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स दैट इज ओन्ड बाय द गवर्नमेंट इटसेल्फ, जो गवर्नमेंट ओन्ड बैंक होते हैं दैट इज पब्लिक सेक्टर बैंक। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स लाइक एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, ठीक है ना, और एक्सिस बैंक है जो प्राइवेटली अपने काम और सारी चीजें मैनेज करते हैं। फॉरेन बैंक्स लाइक सिटी बैंक, ठीक है ना, सिटी बैंक, ठीक है, एंड एचएसबीसी, ठीक है। सो दीज आर द फॉरेन बैंक बैंकिंग चेन्स जो हमारे देश में काम कर रही है, राइट। और नॉन शेड्यूल में वो जो बैंक जो सारे शेड्यूल नहीं हैं वो सारे बैंक आ जाते हैं, ठीक है ना। एक अलग से शेड्यूल लिस्ट बनाई गई थी जिसमें ये सारे चीजें ऐड करी गई थी। और भी बहुत सारे बैंक होते हैं हमारे पास, जैसे नबार्ड बैंक, ठीक है ना। नबार्ड बैंक इज बेसिकली नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है ना। ये बेसिकली जितनी भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड करता है, ठीक है ना, बैंक्स को, ठीक है। और बैंक आगे किसको प्रोवाइड करते हैं, पब्लिक को। एक है एनएचबी, नेशनल हाउसिंग बैंक, ठीक है ना, नेशनल हाउसिंग बैंक, ठीक है ना। ये जितने भी होम लोन्स होते हैं उसके लिए रिगार्डिंग सर्विसेज प्रोवाइड करता है। एक होता है एग्जिम बैंक, इसे हम कहते हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। ये जितने भी इंटर गवर्नमेंट ट्रांसफर्स होते हैं वो प्रोवाइड करता है, वेदर अगर हम इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करें, ठीक है, वो सारी चीजों को ये हैंडल करते हैं, ठीक है ना। और फॉरेन बैंक्स तो आप समझ ही चुके हैं, ठीक है। अब एक चीज और आपको बता देता हूं मैं, एक होते हैं आरआरबीज जिसे हम कहते हैं रीजनल रूरल बैंक्स। रीजनल रूरल बैंक्स क्या होते हैं, जो बेसिकली उन एरिया रिमोट एरियाज में प्रमोट करते हैं, ठीक है ना, जहां पे आम बैंक का पहुंचना मुश्किल है, ठीक है ना, जहां पे पब्लिक बहुत कम है, ठीक है। तो यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट आती है, ठीक है ना, प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट आती है, प्लस स्पॉन्सर्ड बैंक आता है। स्पॉन्सर्ड बैंक मतलब जो उनको स्पॉन्सर करे, ठीक है। बट ये ज्यादा डिटेल में हो जाएगा, बट आप फिर भी ओवरव्यू याद रखिए। जैसे हमारे देश में, हमारी स्टेट में ही रख लीजिए, हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक है, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, ठीक है ना। तो इस तरीके से आरआरबीज काम करती है, ठीक है ना। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ बैंक्स दैट वर्क इन आवर नेशन, ठीक है। तो सेंट्रल बैंक्स फंक्शन, वीवीआईपी कैटेगरी का क्वेश्चन है ये, वीआईपी कैटेगरी का क्वेश्चन है, सेंट्रल बैंक और उसके फंक्शन। सबसे पहला फंक्शन है इसका नोट इशू करने का, ठीक है ना। सबसे पहला काम क्या है सेंट्रल बैंक का, सेंट्रल बैंक कौन है हमारा, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया,
ठीक है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आरबीआई का काम है सभी बैंकों को रेगुलेट करना, और सबसे पहला फंक्शन है इशूइंग नोट्स। नेक्स्ट फंक्शन है ये गवर्नमेंट का बैंक होता है। थर्ड फंक्शन बैंकों का बैंक होता है, सभी बैंकों के डिपॉजिट्स किसके पास होते हैं? आरबीआई के पास। ठीक है, फोर्थ सुपरविजन, सारे बैंकों का काम करने का तरीका जो है वो कौन बताता है उनको? आरबीआई, उन्हें सुपरवाइज करने का काम। बेस रेट क्या रहने वाला है, राइट? तो बेस रेट क्या होगा, ठीक है ना, तो सुपरवाइज करने का काम, ठीक है ना, किस तरीके से काम करना है, वो सारी चीजें जो है वो आरबीआई बताता है, ठीक है ना, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है ना, तो इस तरीके से सुपरविजन का काम कौन करता है? आरबीआई। बाय मंथली पॉलिसी आती है आरबीआई की, ठीक है ना, हर 2 महीने के बाद कि किस तरीके से बेस रेट रहने वाला है, कौन सा बैंक रेट रहने वाला है, वो काम सारे आरबीआई करता है। नेक्स्ट इज लेंडर्स टू द लास्ट रिजॉर्ट। इसका मतलब क्या होता है कि अगर किसी भी बैंक को, बैंक फेल करने की कंडीशन पे, बैंक को लोन चाहिए और कोई भी अदर बैंक उसे लोन नहीं दे रहा, ठीक है ना, जैसे एसबीआई को लोन चाहिए, पीएनबी, देना बैंक, यस बैंक, ठीक है, और महाराष्ट्र बैंक ऑफ इंडिया, ये सारे इसे लोन देने से मना कर दे, तो एसबीआई किसके पास जाएगा? आरबीआई। और आरबीआई इसकी हेल्प जरूर करेगा, क्योंकि आरबीआई का काम क्या है? लेंडर्स ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, सबसे एंड में बैंक को बचाने का काम कौन करता है? आरबीआई करता है, क्योंकि उसका ये फंक्शन है, लेंडर्स टू द लास्ट रिजॉर्ट। ठीक है, क्रेडिट कंट्रोल करने का काम, क्रेडिट कंट्रोल करने का मतलब मॉनेटरी पॉलिसी, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ी, मॉनेटरी पॉलिसी लाइक सीआरआर, एसएलआर, ठीक है ना, बैंक रेट, ठीक है, वो सारा काम किसका होता है? आरबीआई का होता है। कस्टोडियन टू द नेशन फॉरेन एक्सचेंज, कंट्री का जितना भी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होते हैं, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स जो है वो उसे कौन मेंटेन करता है? आरबीआई करता है। नेक्स्ट इज क्लियरिंग हाउस फंक्शन। अगर कोई एफडीआई हमारे देश में एंटर करना चाहती है, मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, मतलब किसी को हमारे देश में आके कोई कंपनी या प्लांट या कुछ भी है, कोई भी बिजनेस में एंटर करना है, तो उसे क्लियरिंग चिट कौन प्रोवाइड करता है? आरबीआई प्रोवाइड करता है। सो दिस इज क्लियरिंग हाउस फंक्शन ऑफ आरबीआई। कलेक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स, कलेक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स का मतलब आरबीआई डिफरेंट डिफरेंट टाइप पे डेटा को इकट्ठा करके पब्लिश करता है, ठीक है ना, डाटा कलेक्शन का काम है, ठीक है ना इसका। So clear, these are some of the very important functions of central bank, ठीक है, you have to remember all these functions। आगे हम चलते हैं गवर्नमेंट बजट के ऊपर, ठीक है ना। तो गवर्नमेंट बजट क्या होता है? गवर्नमेंट बजट इज द प्री एस्टिमेशन ऑफ ऑल द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर का, एंड रेवेन्यू सोर्सेज, कहां से पैसा आएगा और कहां पे सरकार खर्चा करेगी, ठीक है ना, इन फाइनेंशियल ईयर, ठीक है, एक फाइनेंशियल अकाउंटिंग ईयर में सरकार कहां कहां खर्चा करने जा रही है और कहां कहां से उसे पैसा आएगा, उस स्टेटमेंट को हम कहते हैं गवर्नमेंट बजट। ठीक है, इसके मुख्य उद्देश्य क्या क्या है? रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, मतलब अमीरों से पैसा लेके गरीबों में पैसा बांटना, ताकि इक्वालिटी हो सके, ठीक है ना, रीडिस्ट्रीब्यूशन हो सके इनकम और वेल्थ की। रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज का मतलब बेसिकली अमीरों से लेके गरीबों में इस तरीके से बांटना ताकि दोनों एक ही लेवल पे आ सके, ठीक है, एलोकेट हो सके सारे रिसोर्सेज, जो रिसोर्सेज इनके पास हैं, जो अर्बन एरियाज में सारे रिसोर्सेज हैं वो रूरल एरियाज में फैसिलिटेट करा पाए, ठीक है ना। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है? पूरी इकोनॉमी को, ठीक है ना, इनकम एंड वेल्थ के हिसाब से इस तरीके से स्टेबल करना कि अमीर ज्यादा अमीर ना हो पाए और गरीब ज्यादा गरीब ना रह पाए, ठीक है ना, स्टेबल इकोनॉमी रहे, ठीक है। स्टेबल इकोनॉमी कंट्री को बहुत ही बैलेंस्ड अप्रोच से आगे बढ़ने में हेल्प करती है, ठीक है ना। मैनेजिंग पब्लिक एंटरप्राइजेस, इसका मतलब क्या है? जो गवर्नमेंट ओन्ड जितने भी एंटरप्राइजेस हैं वो किस तरीके से आगे काम करने वाले हैं, ठीक है ना, तो वो सारा गवर्नमेंट बजट बताता है। सो दिस इज द गवर्नमेंट बजट, और ये उसके कुछ एक ऑब्जेक्टिव्स थे। क्लियर? आगे चलते हैं। तो गवर्नमेंट बजट की रिसीट्स, मतलब कहां कहां से पैसा आता है गवर्नमेंट को? टैक्स रिसीट, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स अभी आई थिंक एलिमिनेट हो चुका है, ठीक है ना, बट यू शुड नो कि कॉर्पोरेशन टैक्स से पैसा आता है, स्टेट ड्यूटी, गिफ्ट टैक्स, कस्टम एक्साइज ड्यूटी, सेल्स टैक्स नाउ कन्वर्टेड इनटू
GST, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो इस तरीके से गवर्नमेंट के पास ऐसे पैसा आता है, ठीक है ना। टैक्स इज द इनकम ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है ना। अब टैक्स भी दो टाइप का होता है, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है ना। डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स है जिसका बर्डन शिफ्ट नहीं किया जा सकता, जिसके ऊपर लगेगा वही देगा। इनकम टैक्स इज द बेस्ट एग्जांपल, जैसे फॉर एग्जांपल मिस्टर ए पे टैक्स लग रहा है और वही पेमेंट करेगा, दैट इज द फॉर्म ऑफ डायरेक्ट टैक्स। बट व्हेन इट कम्स टू इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्सेस होते हैं जिसका बर्डन किसी के भी ऊपर शिफ्ट करा जा सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल मिस्टर ए के ऊपर है और बिल किसने दे दिया, मिस्टर बी ने दे दिया, दैट इज इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। सो इनडायरेक्ट टैक्स, जीएसटी इज एग्जांपल ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स नाउअडेज, ठीक है ना। और नॉन टैक्स तरीके से गवर्नमेंट के पास पैसा कैसे आता है, फीस, जैसे फॉर एग्जांपल लाइसेंस की फीस, ठीक है ना। परमिट्स हो गए, उनकी फीस हो गया। एस्टीट का मतलब होता है कि एक व्यक्ति था, ठीक है ना, उसके कोई आगे बच्चे नहीं है, ठीक है, वो प्रॉपर्टी किसके नाम जाएगी, तो वो प्रॉपर्टी किसके पास चली जाती है, सरकार के पास चली जाती है। स्पेशल असेसमेंट, फाइन, पेनल्टीज, गिफ्ट टैक्स, ये सारे रेवेन्यू रिसीट हैं सरकार के पास, इस तरीके से पैसा आता है, ठीक है। अब हम चलते हैं कि बेसिकली टैक्स के टाइप कितने होते हैं। प्रोग्रेसिव टैक्स, जितना टैक्स बढ़ता है, टैक्स बढ़ता जाता है इनकम बढ़ने के साथ साथ, इनकम भी बढ़ती रहेगी, टैक्स भी बढ़ता रहेगा, दैट इज प्रोग्रेसिव। रिग्रेसिव टैक्स इनकम बढ़ती रहे पर टैक्स नहीं बढ़ेगा, टैक्स कम होगा, ठीक है ना। तो जब सरकार को बेसिकली डेवलपमेंटल इश्यूज या बेसिकली जो गरीब को देखना होता है, ठीक है ना, रूरल एरियाज में रिग्रेसिव टैक्स बेसिकली फॉलो होता है और अर्बन एरियाज में बेसिकली प्रोग्रेसिव टैक्स, क्योंकि बेसिकली जितनी इनकम होती है उतना टैक्स आपका इंक्रीज होता जाता है, ठीक है ना। और टैक्स डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस तो हमने डिस्कस कर ही लिए, ठीक है ना। द बर्डन ऑफ व्हिच कैन बी शिफ्टेड टू अनदर पर्सन। अब बजटरी डेफिसिट क्या होता है, बजटरी डेफिसिट मींस जब गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर ज्यादा होते हैं और इनकम कम होती है, उसे कहते हैं बजटरी डेफिसिट। इट इज वीआईपी टाइप ऑफ थिंग, ठीक है ना, जो आपके पेपर में आने के चांसेस हैं, ठीक है। तो बेसिकली हम एक्सपेंडिचर ज्यादा है और इनकम हमारी कम है, तो इसे बैलेंस कैसे करें, ठीक है ना। सबसे पहला काम तो हम गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर को ही कम करें, जो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है उसे कम करेंगे, ठीक है, सबसे पहला काम ये। दूसरा, रिसीट को मतलब इनकम को बढ़ाएंगे, ठीक है ना। थर्ड काम, डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, बेसिकली जो गवर्नमेंट के पास इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एसबीआई गवर्नमेंट का है, पीएनबी गवर्नमेंट का है, तो पीएनबी इसमें क्या डिसइन्वेस्टमेंट कर देते हैं, कुछ एक शेयर्स अपनी सिक्योरिटीज जो है वो सेल कर देते हैं। आपने देखा होगा कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम गवर्नमेंट ने अपने बहुत सारी सिक्योरिटीज में डिसइन्वेस्टमेंट करी है, मतलब जहां जहां इन्वेस्ट कर रखा था गवर्नमेंट ने, वो पैसा दोबारा सरकार के पास आ रहा है क्योंकि वो बेच रहे हैं वो सारी चीजें, ठीक है, उसे हम कहते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। टैक्सेशन मतलब टैक्सेस को हाई कर देना, ठीक है, जिससे गवर्नमेंट के पास इनकम बढ़े और एक्सपेंडिचर उनका कम हो, ठीक है। तो इस तरीके से हम गवर्नमेंट के डेफिसिट बजट को हैंडल कर सकते हैं, ठीक है ना। अब हम चलते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट पे। फॉरेन एक्सचेंज रेट मींस कि बेसिकली हमारी करेंसी की वैल्यू दूसरी करेंसी की वैल्यू में किस रेट पे आ रही है, ठीक है ना। तो ब्रेटन वुड्स सिस्टम, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, बहुत सारे एक्सचेंज रेट्स हैं यहाँ पे, ठीक है। बट आपको फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट पर ध्यान देना है। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट बेसिकली मार्केट में आज के टाइम पे हमारी करेंसी की कौन सी वैल्यू चल रही है और दूसरी करेंसी की कौन सी वैल्यू चल रही है, उसमें जहां डिमांड और सप्लाई कट हो वहां पे जो रेट डिसाइड होता है उसे हम कहते हैं इक्विलिब्रियम। मतलब हमारी करेंसी का रेट और डिमांड सप्लाई और दूसरी करेंसी का रेट और डिमांड सप्लाई जहां पे कटता है वहां पे रेट जो है वो डिसाइड होता है, ठीक है ना। सो ये है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट थ्रू डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द करेंसीज दैट वी हैड, ठीक है। बहुत सारे टाइप के होते हैं, ठीक है। सबसे पहला हमारा नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, ठीक है ना। सबसे पहला क्या है हमारे पास, नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, जो वेटेड एवरेज पे काम करता है, ठीक है ना, जो वेटेड एवरेज पे काम करता है। वेटेड एवरेज किसका, हमारी करेंसी का और फॉरेन करेंसी का। नेक्स्ट इज रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट बेसिकली क्या करता है, जो नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट है उसका करेंसी के साथ जो हमारा वेटेड एवरेज बनता है वो हमारा बनता है रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। एक आरईआरई होता है जिसे हम कहते हैं रियल एक्सचेंज रेट, जो बेसिकली कांस्टेंट प्राइसेस, बेसिकली हम पहले से डिसाइड कर देते हैं कि ये प्राइसेस रहने वाला है, उसे हम कहते हैं रियल एक्सचेंज रेट।
स्पॉट एक्सचेंज रेट विच हैपन टू प्रिवेल। अब बेसिकली स्पॉट एक्सचेंज रेट का बेसिकली मतलब क्या होता है कि आज के टाइम पे मार्केट में कौन सी वैल्यू चल रही है करेंसी की, उस बेसिस पर जो एक्सचेंज हो पाए करेंसी, उसे हम कहते हैं स्पॉट एक्सचेंज रेट। ठीक है ना, जब ट्रांजेक्शन्स होती हैं उस टाइम पे करेंसीज के क्या रेट चल रहे हैं। नेक्स्ट इज हेजिंग। हेजिंग का मतलब होता है रिस्क मैनेजमेंट करना। जैसे फॉर एग्जांपल फ्यूचर में मेरे को पता है कि करेंसी की वैल्यू गिरने वाली है, तो आज ही टाइम पे, ठीक है ना, उसी करेंसी में सबसे ज्यादा ट्रेड कर लिया जाए। तो फ्यूचर एक्सचेंज रेट क्या होने वाला है उसके बेसिस पे जो हेजिंग करना है, इसे वो प्रोसेस कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक है ना, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट इज व्हाट, बैलेंस ऑफ ट्रेड प्लस इनविजिबल आइटम। बैलेंस ऑफ ट्रेड मतलब विजिबल आइटम का ट्रेड, और इनविजिबल आइटम का ट्रेड अगर उसमें जोड़ दिया जाए तो ये क्या बन जाता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट इज बेसिकली व्हाट, इट इज द बैलेंस ऑफ ट्रेड प्लस इनविजिबल आइटम्स ट्रेड। इन दोनों को अगर मिला दिया जाए तो हमारे पास बैलेंस ऑफ पेमेंट बन जाता है, राइट। तो कॉजेज ऑफ डिसइक्विलिब्रियम इन बैलेंस ऑफ पेमेंट, डिसइक्विलिब्रियम के क्या क्या कॉजेज आते हैं इसके। ठीक है, तो डिसइक्विलिब्रियम के कारण सबसे पहला होता है ह्यूज डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर। ठीक है ना, ह्यूज डेवलपमेंट मतलब डेवलपमेंट पे ज्यादा जब खर्चा हो, ठीक है ना, तब बैलेंस ऑफ ट्रेड में, बैलेंस ऑफ पेमेंट में जो है वो डिसइक्विलिब्रियम होता है। क्योंकि अब एक कंट्री को बहुत ज्यादा डेवलपमेंट पे एक्सपेंडिचर करना है, तो जब एक्सपेंडिचर करना है तो बहुत ज्यादा इंपोर्ट होगा, जिसकी वजह से बैलेंस ऑफ पेमेंट मतलब इंपोर्ट और एक्सपोर्ट्स नहीं मिल रहे। ठीक है ना, इट मींस, ठीक है ना, इंपोर्ट ज्यादा है एक्सपोर्ट्स कम है, तो वो है कॉजेज ऑफ डिसइक्विलिब्रियम इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। बिजनेस साइकिल्स, बेसिकली हमारा बिजनेस साइकिल कंट्री का कुछ और है, दूसरी कंट्रीज का कुछ और है, हमें इंपोर्ट करना पड़ रहा है। ठीक है, तो इस वजह से जो है वो डिसइक्विलिब्रियम है बैलेंस ऑफ पेमेंट में। हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है, हमें बाहर से चीजें मंगानी पड़ रही हैं, सस्ती पड़ रही हैं, दैट इज वन ऑफ द रीजन ऑफ डिसइक्विलिब्रियम इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। डेवलपमेंट ऑफ इंपोर्ट सब्सटीट्यूट्स, हम इंपोर्ट जो कर रहे हैं उसको सब्सटीट्यूट करने के लिए अपने देश में बना रहे हैं। ठीक है ना, मेक मेक इन इंडिया जैसे कैंपेन शुरू हुआ था, मेक इन इंडिया में अगर अपने देश में ही हमें वो वाली चीज जो है वो बनानी है, तो हमें बाहर से टेक्नोलॉजी जो है वो खरीदनी पड़ेगी, और वो वाली टेक्नोलॉजी खरीद के उसे इंप्लीमेंट करने के लिए बेसिकली हमें बहुत ज्यादा इंपोर्ट करना पड़ेगा, जिसकी वजह से जो है वो डिसइक्विलिब्रियम होगा। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है दोनों, मतलब एक कंट्री में बेसिकली जो सत्ता है वो पलट जाए, देन इट मींस, सत्ता मतलब जैसे जो पार्टी रूल कर रही है वो प्रॉब्लम में आ जाए, कुछ हो जाए, उसे कहते हैं पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। टेस्ट और प्रेफरेंसेस चेंज हो जाए तो वो भी एक डिसइक्विलिब्रियम का कारण बन सकता है। जो टेस्ट हमारे इधर मांगा जा रहा है वो बाहर किसी कंट्री में मिल रहा है, ठीक है ना, तो वो फैशन टेस्ट सेंस, उसकी वजह से बेसिकली जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है या पेमेंट है उसमें डिसइक्विलिब्रियम आ जाता है। अब ठीक कैसे करना है, मेन थिंग इज कि करेक्ट कैसे करना है। डिस्करेजिंग इंपोर्ट्स, इंपोर्ट्स को कम करना है। कैसे कम कर पाएंगे हम इंपोर्ट्स को, जब हम इंपोर्ट के ऊपर टैक्स जो ड्यूटीज होती हैं उसे इंक्रीज कर दें, जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं वो हमें महंगा पड़ना शुरू हो जाए तो फिर प्रोड्यूसर्स अपने आप ही कम कर देंगे। इंपोर्ट का कोटा डिसाइड कर दें कि बेसिकली हम इतना ही इंपोर्ट करेंगे, इससे ज्यादा इंपोर्ट नहीं करेंगे। इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन, जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं उसके बदले में हम अपने देश में कौन सी चीज उसके जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं, दैट इज इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन। सो दिस इज डिस्करेजिंग इंपोर्ट्स में ये वाली चीज आती है, क्योंकि अगर हम इंपोर्ट कम करेंगे और एक्सपोर्ट ज्यादा करने लग जाएंगे तभी तो हमारा बैलेंस होगा ना। ठीक है ना, तो इंपोर्ट को बेसिकली डिस्करेज करना है, ठीक है ना, और एक्सपोर्ट को बढ़ाना है। एक्सपोर्ट किस तरीके से इंक्रीज कर सकते हैं वो देखना है। डिफ्लेशन, अब इससे क्या होगा, डिफ्लेशन से प्राइसेस कम होंगे तो अपने देश में लोग ज्यादा सामान खरीदना शुरू करेंगे, जो अपना होम इंडस्ट्री होगी वो ज्यादा प्रमोट होगी, और उससे बेसिकली अपने देश में ही पैसा जो है वो ज्यादा सर्कुलेट होगा। ठीक है, डिवैल्यूएशन, अपनी करेंसी की वैल्यू जो है वो कम कर देनी, जिससे बाकी देशों, जैसे अभी चाइना करता है, चाइना इन्फ्लुएंस करता है अपनी करेंसी को एक्चुअल वैल्यू में नहीं लेके आता, वो डिवैल्यू करता है जिससे वो ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट कर सके। ठीक है ना, तो बेसिकली अपनी करेंसी की वैल्यू डिवैल्यू करने से हम ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि दूसरी कंट्री में वो चीज अफोर्डेबल मिलेगी। और फॉरेन इन्वेस्टमेंट को हमारे देश में जितना लेके आ सके, ठीक है ना, इनकरेजमेंट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट मतलब हम एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, या फिर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट जितने देश में लेके आए। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट मींस किसी एक इंस्टीट्यूट में
पैसा लगना है, जैसे स्टॉक एक्सचेंज में पैसा लगा देते हैं अगर बाहर से कोई भी कंट्री वाले, ठीक है, हमारी स्टॉक एक्सचेंज में पैसा आ गया मतलब सर्कुलेशन में पैसा आया, दैट इज फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मतलब कोई एक कंपनी ही पूरी की पूरी यहाँ पे आके जमीन खरीद के प्लांट बनाना शुरू कर दे, दैट इज एफडीआई, राइट। तो इस तरीके से हम करेक्ट कर सकते हैं अपने डिसइक्विलिब्रियम को जो बैलेंस ऑफ पेमेंट में होता है, ठीक है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो पीछे भी जितनी वीडियोस आई हैं रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स, ठीक है, वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मल्टीपल टाइम्स इनको देखिए, ये सारी चीज़ों को याद करिए, एंड स्टिल यू हैव एनी डाउट, ठीक है, तो आप मुझे बता देना, नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना, राइट। तो आई विल एड्रेस ऑल ऑफ योर डाउट्स, राइट, एंड मेक श्योर कि आप मल्टीपल टाइम्स इन सभी चीजों को देख के जाएं, याद करके जाएं, ठीक है, और मैक्सिमम पेपर में रिटेन कर पाएंगे तो पेपर अच्छा डेफिनेटली हो जाएगा, राइट। सो स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।